तो ये कहानी एक ऐसे छोटे बच्चे के बारे में है जो अपने पड़ोस में आई हुई नई दुल्हन को खेलना चाहता है। अब वो इस महान काम को कैसे अंजाम देगा, ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस फिल्म की शुरुआत होती है हरमन से। हरमन अपनी कहानी बताता हुआ कहता है कि उसने 1942 का समर कहाँ स्पेंड किया। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उस समय हरमन के दो दोस्त थे, बेंजी और ऑस्की। दोनों दोस्त हरमन को हरनी बुलाते थे। ये तीनों दोस्त अक्सर बीच पर खेलने जाया करते थे। एक बार तीनों एक झाड़ियों से एक घर को देखते हैं। वो देखते हैं कि घर के अंदर से एक नई नवेली दुल्हन निकलती है और साथ में उसका हस्बैंड है जो कि सोल्जर है। थोड़ी देर बाद वो सोल्जर अपनी ब्राइड को घर के अंदर ले जाता है। वो ब्राइड की खूबसूरती देखकर वो तीनों काफी आकर्षित हुए। ऑस्की और बेंजी जाने लगते हैं पर हरमी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। वो अभी भी उस ब्राइड को देखना चाहता है। उसकी खूबसूरती अभी भी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो पा रही। अगले दिन हम दोबारा इन तीनों को बीच पर घूमता हुआ देखते हैं। इस बीच पर काफी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, काफी सारे कपल्स हैं जो आपस में मजे कर रहे हैं। तीनों दोस्त आपस में बातें करते हैं कि वो अपने छोटा चेतन को जन्नत की सैर कैसे कराएंगे। ये एक बुक लाए हैं जिसमें घबाघब के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। तीनों इसे एक साथ पढ़ते हैं। एक दिन जब ये तीनों बोट पर हैं, तब ये देखते हैं शिप से ब्राइड अपने सोल्जर के साथ निकलती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ लवलपाटा करते हैं। इसके बाद वो सोल्जर जाने लगता है। ब्राइड उसे बाय करती है और उदास होकर शिप के अंदर चली जाती है। हरमी ये सब देख रहा है। वो उस ब्राइड को ऊपर से नीचे देखकर काफी एक्साइटेड होता है। अब वो उसकी लालसा रखता है। वो उस ब्राइड को लोलुप निगाहों से देखता है। कुछ दिनों के बाद जब वो तीनों दोस्त बीच पर हैं, तब वो ब्राइड बीच पर एक स्विम के लिए आती है। उसकी हरमी से कहता है कि उसकी उम्र के हिसाब से ये ब्राइड बहुत बूढ़ी है, वो इसके किसी काम की नहीं। यहाँ हरमी उसे कहता है वो उसे सच में प्यार करता है। ऑस्की और बेंजी उसे चैलेंज करते हुए कहते हैं कि अगर वो उसे वाकई में प्यार करता है तो उसे बातें करके दिखाए। यहाँ हरमी उस ब्राइड से बातें करने जाता है। इस समय ब्राइड बीच पर सो रही है। जैसे ही वो कुछ बोलने को होता है, उसके दोस्त यहाँ शोर मचाते हैं। हरमी वहाँ से भागता है। इसके बाद तीनों दोस्त आपस में उलझ पड़ते हैं। यहाँ इनमें काफी लड़ाई होती है। ऑस्की हरमी को काफी मारता है, जिसकी वजह से उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। एक दिन हरमी जब मार्केट से गुजर रहा था, तब वो उस ब्राइड को देखता है। वो कुछ सामान ले जा रही है और उस सामान को होल्ड नहीं कर पा रही। उसके हाथ से सामान गिर जाता है। हरमी उसके पास जाता है और उसे हेल्प ऑफर करता है। वो ब्राइड हरमी के इस ऑफर को कबूल करती है। इसके बाद दोनों ब्राइड के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ऑस्की और बेंजी हरमी को बुलाते हैं, पर हरमी उनकी भला अब क्यों सुने। वो इस समय 7वें आसमान पर है। घर पहुंचकर हरमी ब्राइड के सामने काफी लंबी लंबी फेंकता है। वो कहता है कि वो भी बड़ा होकर सोल्जर बनेगा। उसने सोल्जर के लिए अप्लाई भी कर दिया है। वो ब्राइड कहती है कि वो जरूर सोल्जर बनेगा। यहाँ हरमी इम्प्रेशन मारते हुए कहता है कि वो बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, उसे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। वो ब्राइड पूछती है कि आखिर वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है। हरमी कहता है कि उसे सीटी बजाना बहुत अच्छी तरह आता है। यहाँ उस ब्राइड को इम्प्रेस करते हुए हरमी कॉफी, जो कि काफी गर्म है, उसे बड़ी जल्दी से पीता है। उसका मुंह जल जाता है। ब्राइड उसे बर्फ ऑफर करती है। जाते हुए उसे कुछ डोनट देती है। हरमी कहता है कि वो फिर मिलने आएगा। घर से बाहर हरमी के दोनों दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि आखिर अब तक हरमी उसके घर के अंदर क्या कर रहा था। हरमी बताता है कि वो उसके साथ ड्रिंक कर रहा था। हरमी से डोनट उसके दोस्त ले लेते हैं। अब ये तीनों दोस्त मिलकर अपने छोटे चेतन को जन्नत दिखाने का प्लान करते हैं। ये तीनों थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं। यहाँ ऑस्की 3 लड़कियों को देखता है। वो उनसे दोस्ती करने लगता है। वो कहता है कि क्यों ना वो उसके साथ फिल्म देखे। इस तरह ये तीनों लड़कियाँ इन तीनों दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ ऑस्की ने बड़ी चालाकी से सबसे खूबसूरत लड़की को अपने पास रख लिया है, जबकि जो सबसे अगली लड़की है उसे हरमी को दिया है। इतने में यहाँ सोल्जर की ब्राइड आ जाती है। वो हरमी से हाय बोलती है और कहती है कि उसे अपने घर में कुछ सामान को मूव करना है। क्या हरमी आके उसकी हेल्प कर सकता है। हरमी तुरंत ही इसके लिए हाँ कर देता है। हरमी जब अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा है, तब उसे पैसे कम पड़ रहे हैं। ऑस्की और हरमी आपस में पैसों का हिसाब लगा रहे हैं कि टिकट कैसे खरीदी जाए और तीनों लड़कियों को आइसक्रीम कैसे खिलाया जाए। समहाउ ये सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। फिल्म देखते हुए ऑस्की अपने पार्टनर के नजदीक जाने की कोशिश करता है। वो उसे ना कर देती है। बेंजी भी कुछ ऐसा ही करता है, पर उसे भी असफलता हाथ लगती है। हरमी, जो कि कम खूबसूरत लड़की के साथ है, वो उसे टच करने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब हो जाता है। ऑस्की इससे जेलस होता है। फिल्म के बाद ऑस्की हरमी से कहता है कि हरमी उस लड़की से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा था। अगले दिन हरमी ब्राइड के घर पहुँचता है उसे सामान मूविंग करने में हेल्प करने के लिए। एंड वो ब्राइड सीढ़ी पर चढ़ती है। तब हरमी उसे देखता है। उसे देखकर वो आकर्षित होता है। उसे घबाघब करने का मन करता है। जब सीढ़ी पे चढ़ने की बारी हरमी की आती है, तब वो कांपने लगता है। ब्राइड पूछती है वो इतना नर्वस क्यों है। हरमी इसका कोई जवाब नहीं देता। सारा सामान रखने के बाद हरमी ब्राइड से कहता है कि वो उसे पसंद करता है। ब्राइड भी उसका फोरहेड चूमती है। इस समय हरमी के माथे पे लिपस्टिक का निशान है। जब वो बाहर आता है, तब उसके दोस्त उससे पूछते हैं आखिर उसके माथे पे लिपस्टिक का निशान कैसे। हरमी इस समय बहाना बना देता है। बाद में ऑस्की हरमी से कहता है कि उसने घबाघब करने का एक अलग प्लान बनाया है। वो एगी और मिलन को बुलाएंगे मार्शमैलो रोस्ट करने के बहाने। ये सब ये रात को करेंगे बीच के किनारे। ऑस्की उस समय बुक को पढ़ता है और पाता है कि ऐसा करने के लिए इन्हें छतरी की जरूरत है। अब ये दोनों मिलकर छतरी खरीदने की प्लानिंग करते हैं। ड्रग स्टोर के बाहर ऑस्की बड़ी चालाकी से खुद नहीं जाता, बल्कि हरमी को भेज देता है। हरमी स्टोर के अंदर जाता है, पर वो बहुत नर्वस है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो शॉपकीपर से कैसे कहे कि उसे अम्ब्रेला खरीदना है। इस समय एक बूढ़ी औरत भी है। उसे देखकर वो
और भी शर्मा जाता है, पर जब वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है तब हिम्मत करके हर्मी स्टोर ओनर से बात करता है, पर वो अम्ब्रेला कहने के बजाय आइसक्रीम कह बैठता है। ओनर उसे आइसक्रीम दे देता है। इसके बाद भी जब वो अम्ब्रेला कहने वाला होता है तब उसके मुंह से कोन निकल जाता है। ओनर उस आइसक्रीम पर कोन भी डाल देता है। इसके बाद वो स्प्रिंकल भी कर देता है। अगली बार भी जब हर्मी अम्ब्रेला कहने वाला होता है तब उसके मुंह से नैपकिन निकलता है। ओनर उसे नैपकिन भी दे देता है। इन सब में हर्मी इतना नर्वस है कि स्टोर ओनर ने समझ लिया कि आखिर हर्मी चाहता क्या है। वो उसे अम्ब्रेला दे देता है और इस तरह फाइनली हर्मी ने अम्ब्रेला खरीद ही लिया। अब ये प्लानिंग के मुताबिक आज शाम को बीच के किनारे मिले हैं। एगी और मिलन इनके साथ हैं। इस समय मार्शमेलो रोस्ट करते हुए हर्मी एगी के साथ बैठा हुआ है, जबकि बीच के दूसरी साइड ऑस्की और मरियम साथ में है। ऑस्की मरियम के साथ घपाघप कर रहा है। उसका अम्ब्रेला जब खत्म हो जाता है तो वो दोबारा हर्मी से अम्ब्रेला मांगने आता है। हर्मी उसे दे देता है। कुछ देर के बाद ऑस्की दोबारा आता है। इस बार भी हर्मी दे देता है, पर पूछता है कि वो ऐसा क्या कर रहा है। वो कहता है कि उसने बुक को पढ़ा है और वो बुक को फॉलो कर रहा है। हर्मी पूछता है कि आखिर उस बुक में आगे के स्टेप क्या है। इस समय ऑस्की हर्मी का मजाक उड़ाता है और चला जाता है। इधर एगी हर्मी से पूछती है कि बार बार ऑस्की उससे क्या मांगने आ रहा है। हर्मी कुछ कहता नहीं है। एगी यहाँ से उठकर जाती है। वो ऑस्की और मरियम को घपाघप करते हुए देख लेती है। वो अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है। इस तरह हर्मी की प्लानिंग फेल हो जाती है, जबकि ऑस्की कामयाब हो गया है। अगले दिन हर्मी बीच के किनारे अकेला होता है और वो देखता है कि वो ब्राइड खत लिख रही है। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि वो ये खत किसे लिख रही है। यहाँ ब्राइड अपना नाम डोरथी बताती है। डोरथी कहती है कि वो अपने हस्बैंड को खत लिख रही है। यहाँ हर्मी उसके सामने स्टाइल मारता है। वो कहता है कि आज रात को वो पड़ोस में आ रहा है घूमने के लिए, तो अगर वो चाहे तो क्या कंपनी देने के लिए डोरथी के पास आ सकता है। डोरथी इसके लिए हाँ कर देती है। अब हर्मी बड़ा खुश है। वो घर जाता है, शर्ट पहनता है, सूट पहनता है, शूज को पॉलिश करके पहनता है और बड़ी खुशी में आज शाम डोरथी के घर जाना चाहता है। जब रास्ते में जा रहा है तब ऑस्की से मिलता है। ऑस्की कहता है कि इस समय मरियम को अपेंडिक्स हुआ है और वो मेनलैंड में है। वो अपनी गम भरी कहानी सुना रहा है, पर हर्मी को उसकी गम भरी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे तो एक्साइटमेंट है डोरथी से मिलने की। वो ऑस्की को इग्नोर करता हुआ डोरथी के घर पहुंचता है। जब वो इस घर में पहुंचता है तो इस घर में बहुत खामोशी है। वो एक विस्की की बोतल को पड़ा हुआ देखता है। कुछ सिगरेट्स के डब्बे पड़े हुए हैं। इस समय एक म्यूजिक बज रहा है जो कि काफी सैड है। हर्मी को समझ नहीं आता है कि एकदम से इस घर में क्या हो गया। इतने में वो एक गवर्नमेंट टेलीग्राम को देखता है। इसमें लिखा हुआ है कि डोरथी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। उसका हस्बैंड जब प्लेन से जा रहा था फ्रांस के ऊपर से, तब उसके ऊपर हमला हुआ और सब मारे गए। इतने में डोरथी अपने बेडरूम से बाहर निकलती है। वो इस समय काफी गंभीर है। हर्मी उसके पास जाता है। डोरथी उसे होल्ड करती है। इस समय कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा। चारों तरफ खामोशी है। दोनों यहाँ स्लो मोशन में डांस करते हैं। थोड़ी देर में डोरथी की नजर हर्मी के फेस पर जाती है। डोरथी यहाँ हर्मी के साथ लव लपाटा कर बैठती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। बेडरूम में जाकर दोनों अपना सब कुछ उतार देते हैं और इस तरह दोनों यहाँ पलंग तोड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद जब हर्मी उठता है तो देखता है कि डोरथी पोर्च में है। वो पोर्च में जाकर देखता है तो डोरथी रेलिंग के सहारे खड़ी है और सिगरेट पी रही है। डोरथी हर्मी को गुड नाइट बोलती है और हर्मी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ऑस्की हर्मी से मिलने आया है। वो बताता है कि मरियम अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, पर वो बहुत उदास है। इस समय हर्मी अचानक से उठता है और डोरथी के घर की तरफ जाता है। यहाँ डोरथी जा चुकी है। जाते हुए उसने हर्मी के लिए एक खत छोड़ा है। वो खत में लिखती है कि वो हमेशा हर्मी को याद रखेगी। उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो बहुत स्पेशल था। वो आशा करती है कि हर्मी उसके सिचुएशन को समझ पाएगा। इसके बाद हर्मी घर के आगे मिट्टी में बैठा हुआ उस घर को निहारे जा रहा है। वो अभी भी डोरथी को मिस कर रहा है। प्रेयर में हमें हर्मी की आवाज सुनाई देती। वो कहता है कि उसने लाइफ में काफी पेन झेला और उसे समझ नहीं आता कि कभी कभी लाइफ इतनी पेनफुल क्यों हो जाती। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।